पीएम विकास स्कीम, पीएम विकास स्कीम स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम। इस स्कीम का मेन एम क्या है पता है? हमारे जो देश में माइनॉरिटी कम्युनिटीज है ना, उनको कैसे इंक्लूसिवली और सस्टेनेबल वे में कैसे उनका डेवलपमेंट करवाया जा सके, इसीलिए पीएम विकास स्कीम लॉन्च किया गया है। नाउ सवाल यह होता है दैट ये जो लॉन्च किया गया है, कब लॉन्च किया गया है? 2025 में। यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अच्छा, आपको पता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बीच में क्या डिफरेंस होता है? देखो, सेंट्रली सेक्टर स्कीम और स्पॉन्सर्ड स्कीम के बीच में डिफरेंस ये होता है दैट सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ही 100% पैसे डिवॉल्व करेगी उस स्कीम के इंप्लीमेंटेशन के लिए। बट अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आ जाए ना, तो उसमें नॉर्मल स्टेट्स के लिए आपका 60% सेंटर देगी और 40% स्टेट को देना पड़ेगा। स्पेशल स्टेट्स के लिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 90% देगी और 10% स्टेट को देना पड़ेगा। और वो स्टेट, जिन स्टेट जो क्या वो स्टेट ही नहीं, वो बेसिकली यूनियन टेरिटरीज है, उनमें 100% सेंट्रल गवर्नमेंट ही खर्च करती है। ठीक है, तो वो कौन सा हो गया? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। बट ये वाला स्कीम क्या है? पीएम विकास स्कीम, ये है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। दैट इज 100% पैसे जो इसमें कौन खर्च करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यही बोला गया, इट इज फुल्ली फंडेड एंड इंप्लीमेंटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट। नाउ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है पीएम विकास स्कीम का? इसका ऑब्जेक्टिव यही है दैट मेनली हमारे देश में जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती है, आर्टिशंस एग्जिस्ट करते हैं, यूथ एंड वुमेन को फोकस दिया जा सके, जिससे इनका जो स्पेसिफिकली वैसे आर्टिशंस, यूथ एंड वुमेन्स जो क्या माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनका हम लोग स्किल डेवलपमेंट करवा सके, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवा सके, उनको कल्चरली डेवलप किया जा सके और उनमें एक लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटीज को इन्फ्यूज किया जा सके। क्योंकि देखो, हमारा कोई भी देश क्यों ना ले लो, अगर वो सरकारी जॉब अगर आप पीछे भागोगे ना, तो उससे डेवलपमेंट होता जरूर है, बट मेन जो कोई डेवलप स्टेट कंट्री का डेवलपमेंट होता है ना, वो डेवलप डिपेंड करता है वहां के एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर, राइट? सो पीएम विकास एक कन्वर्जेंट अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम बोले तो, अम्ब्रेला स्कीम मतलब वैसा स्कीम जो क्या एक बहुत लार्जर स्कीम और इसके अंडर बहुत सारे अलग अलग स्कीम्स होते हैं। जैसे देखो, माइनॉरिटी कम्युनिटीज को अपलिफ्ट करने के लिए पहले पता है और भी बहुत सारे स्कीम हुआ करते थे, जैसे सीखो और कमाओ स्कीम, जिसका मेन एम था दैट स्किल डेवलपमेंट किया जा सके माइनॉरिटी यूथ के लिए। वैसे ही एक स्कीम था जिसका नाम था उस्ताद स्कीम, इसका फुल फॉर्म क्या था? अपग्रेडिंग स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। वैसे ही हमारा और एक स्कीम था माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए, हमारी धरोहर स्कीम। इस स्कीम के अंदर बेसिकली प्रिजर्व किया जाता था माइनॉरिटी कम्युनिटीज के कल्चरल हेरिटेज को। नई रोशनी स्कीम, जिसके अंदर लीडरशिप डेवलपमेंट किया जाता था फॉर माइनॉरिटी वुमेन। वैसे ही था नई मंजिल स्कीम, जिसमें एजुकेशन और स्किलिंग प्रोवाइड किया जाता था स्कूल ड्रॉप आउट्स के लिए, राइट? तो अब देखो, ये जो पीएम विकास स्कीम है, बोला गया ना, इट इज अ कन्वर्जेंट अम्ब्रेला स्कीम। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? इस स्कीम के अंडर ही डिफरेंट अदर स्कीम्स भी इंटीग्रेटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सारे स्कीम्स है ना, वो पीएम विकास स्कीम के अंडर ला दिया गया है ना? तो ओवरऑल क्यों कन्वर्ज किया गया है? जिससे क्या पहले क्या होता था ना, डुप्लीकेशन होता था। एक स्कीम का फंड की दूसरे स्कीम में, कहां पे किस स्कीम में ज्यादा डाले, कंफ्यूजन हो जाता था, राइट? तो और अभी अगर इंटीग्रेट कर दिया गया ना, तो इससे फायदा क्या होगा दैट ये जो पैसे डिवॉल्व हो जाते थे, रिसोर्सेज की ओवर यूटिलाइजेशन या फिर अंडर यूटिलाइजेशन हो जाती थी, उसकी ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन अब से होगी, है ना? इससे क्या होगा? मॉनिटरिंग और आउटकम बेस्ड ये डेवलपमेंटल स्कीम होगा, जिससे क्या पता मॉनिटर करना इजी हो जाएगा दैट, क्योंकि पहले क्या होता था ना, अलग अलग स्कीम के अंदर मॉनिटर करना पड़ता था, अभी वो सब सारा टेंशन चला जाएगा, राइट? तो सवाल होता है इसके टारगेटेड बेनिफिशियरीज कौन है? जैसे कि मैंने पहले ही बोला, माइनॉरिटी कम्युनिटीज में मतलब हिंदूज, नो, हिंदूज विल नॉट बी अंडर दिस। वैसे इंडियन नेशनल्स जो क्या 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज में, जिसमें या तो मुस्लिम्स या फिर सिख्स या फिर क्रिश्चियन या फिर बुद्धिस्ट या फिर जैन्स या पारसीज आते हैं, वो लोग ही इसके बेनिफिट्स उठा सकते हैं, राइट? नाउ सवाल ये होता है दैट व्हाट इज दैट स्किल डेवलपमेंट थिंग दैट दे विल बी गेटिंग? सी द थिंग इज दैट उन लोगों को कैपेसिटी को बिल्डअप किया जा सका। मतलब अगर से फॉर एग्जांपल कोई आर्टिशन है, उसके पास कोई पर्टिकुलर स्किल नहीं है, वैसे तो नॉर्मल आर्टिस्टिक स्किल है, बट अभी के जमाना समय के साथ साथ जो चेंजेस आ रहा है ना, उसके साथ एक कोई नए स्किल्स भी होते हैं, शायद उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो वो नीड बेस्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, इंप्लॉयमेंट ओरिएंटेड कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इनको एम्प्लॉयबल बना सके, जिससे ये खाली बैठे ना रहे। क्योंकि देखो, हमारे देश में जो है ना, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है ना, तो
पॉपुलेशन को हम लोग को रिसोर्स बनने देना है। अगर हम लोग को पॉपुलेशन के ऊपर कुछ काम ही नहीं किया ना, वो पॉपुलेशन पता है क्या हो जाएगा, डिजास्टर बन जाएगा। मतलब लॉन्गर रन में वो डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा ना हमारे लिए, राइट। तो सवाल होता है कल्चरली भी इसको कैसे प्रिजर्व किया जा सके। देखो क्या है ना, हम लोग को कहीं ना कहीं प्रिजर्व और प्रोमोट करना पड़ेगा ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को। हम लोग को इंश्योर करना पड़ेगा जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है वो कहीं ना कहीं गुम ना हो जाए। इंटेंजिबल मतलब ऐसा चीज जो छू नहीं सकते, है ना। देखो एक ऐसा चीज जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसको आप छू नहीं सकते हो, राइट। आप सोचो ना, कोई आर्टिशियंस जो क्या बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, स्किल, उस स्किल को तो आप छू नहीं सकते हो ना, है ना। हाँ, उसके स्किल का फायदा उठा सकते हो, दैट वो चीज आप उससे खरीद के अपने घर में रख सकते हो सजाने के लिए, बट दैट इज skilled in itself only, right? और ये कैसे किया जाएगा? Through documentation of manuscripts and literature, showcasing the cultural heritage, right? तो make sure किया जाएगा ये preserve किया जा सके।